नमस्कार, द बोनस के प्राइम टाइम शो बोनस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। शाम के 7 बजते ही आपकी जेब से लेकर के देश की अर्थव्यवस्था पर असर डालने वाली तमाम महत्वपूर्ण खबरें लेकर के हम पहुंच चुके हैं अपने स्टूडियो और इन खबरों के विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं द बोनस के संपादक अंशुमान तिवारी जी मुंबई स्टूडियो से। अंशुमान सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद विपुल। तो अंशुमान सर के साथ तमाम विशेष खबरों का विश्लेषण शुरू करें उससे पहले आपको फटाफट बताते हैं कि आज मुख्य तौर पर किन खबरों पर हम विस्तार पूर्वक बातचीत करने वाले हैं। और आज की सबसे बड़ी खबर तो ऑपरेशन सिंदूर पर तो है ही। ऑपरेशन सिंदूर का क्या असर होगा, आगे क्या हो सकता है, इसके आर्थिक पहलू क्या हैं, इन तमाम पहलुओं को लेकर के हम बातचीत करेंगे। साथ ही साथ खबरें और भी हैं, भारत और यूके के एफटीए के विश्लेषण को भी लेकर के हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले नजर डालते हैं ऑन द शो पर और जानते हैं कि मुख्य रूप से किन खबरों पर हमारा आज जो है जोर रहेगा, किन खबरों के विश्लेषण पर आज हम बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे मानसून की खबर के साथ। जानेंगे कि इस बार केरल के तट पर मानसून कब तक पहुंच सकता है। इसके बाद एप्पल से जुड़ी खबर पर बात होगी। जानेंगे कि आईफोन के महंगा होने की आशंका आखिर क्यों बढ़ गई है। मंगलवार को भारत और यूके के बीच मुक्त व्यापार समझौता घोषित हो गया है। इस समझौते का भारत को क्या फायदा होगा, अंशुमान सर से इस विषय पर डिटेल में बातचीत करेंगे। टाटा मोटर्स ने डीमर्जर की घोषणा की है। ये डीमर्जर कैसा होगा और डीमर्जर से टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर्स को क्या मिलेगा, अंशुमान सर से इस पर भी बातचीत होगी। और अंत में आज की सबसे बड़ी खबर ऑपरेशन सिंदूर पर होगी बात। इस पर नया अपडेट क्या है और आगे यहां से क्या हो सकता है, इस पर भी विस्तार से बातचीत करेंगे अंशुमान सर से। चलिए, तो ये तो रहा ऑन द शो। सबसे पहले लेकिन शुरुआत करेंगे मानसून से जुड़ी खबर के साथ। मानसून से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबर ये आ रही है कि देश में इस साल मानसून समय से पहले पहुंच सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण अंडमान सागर में मानसून 13 मई को दस्तक दे सकता है। सामान्य तौर पर 19 मई को दक्षिण अंडमान सागर में मानसून पहुंचता है, यानी इस साल करीब एक हफ्ता ये आगे चल रहा है। इन हालात में मानसून के केरल के तट पर जल्द पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। सामान्य तौर पर देश में मानसून सीजन की शुरुआत 1 जून से होती है। मौसम विभाग ने इस साल देश भर में मानसून सीजन के दौरान सामान्य से ज़्यादा बरसात का अनुमान लगाया है। सर, आईएमडी की इस भविष्यवाणी के बाद मानसून के केरल पहुंचने की क्या कुछ संभावनाएं दिखाई दे रही हैं? मानसून की प्रगति विपुल जी अच्छी है और तमाम निगेटिव खबरों के बीच में, नकारात्मक खबरों के बीच में मानसून को लेकर इस साल की शुरुआत से अच्छी खबर आ रही है। हालांकि प्री मानसून रेन का जो डेटा हमारे पास उपलब्ध है उस हिसाब से अगर आप देखें तो सामान्य औसत से कम बारिश हुई है मानसून से पहले। प्री मानसून की रेन करीब करीब 9% कम है। हालांकि मुंबई में हम जहाँ हैं वहाँ पर ओवरकास्ट है, बादल छाए हुए हैं। मुंबई के कुछ हिस्सों में सुबह बारिश भी हुई है। लेकिन मानसून का अंडमान निकोबार समय से पहले पहुँचना इस बात का संकेत देता है कि यदि बीच में कोई चक्रवात या कोई साइक्लोन नहीं आया तो मानसून अपने समय से कुछ पहले केरल के तट पर पहुंच जाएगा। आमतौर पर केरल के तट पर मानसून के पहुंचने की तारीख 1 जून होती है और अगर ये 2 या 3 दिन पहले पहुंचता है तो भारत के दक्षिणी हिस्सों में मानसूनी बारिश की शुरुआत समय से पहले हो जाएगी, जो कि फसल के लिए और इस साल खासतौर से क्रॉप के लिए एक अच्छी खबर है। जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बीच आईफोन बनाने वाली अमेरिकी कंपनी एप्पल के फ़ोन सहित सभी प्रोडक्ट्स जल्द ही महंगे हो सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक टैरिफ की मार से कंपनी के लिए बढ़ी लागत को देखते हुए वो कभी भी दाम में बढ़ोतरी कर सकती है। टैरिफ की वजह से एप्पल के मार्जिन्स पर चोट पहुंच रही है और मार्जिन्स को सुधारने के लिए वो प्रोडक्ट के दाम बढ़ा सकती है। सर, एप्पल को टैरिफ से कितना नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है? एरिफ के टिम कुक ने कल इन्वेस्टर्स के साथ कॉल की थी, अर्निंग्स की कॉल की थी, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि एप्पल को करीब करीब $900 मिलियन का हिट एक्सपेक्टेड है। इसकी संभावना है एप्पल के बैलेंस शीट के ऊपर टैरिफ बढ़ने के कारण, क्योंकि एडिशनल कॉस्ट आएगी, क्योंकि जो कंपोनेंट्स और जो हिस्से एप्पल पूरी दुनिया के हिस्सों से इंपोर्ट करती है उसका असर दिखाई देगा। चूंकि कंपनी मार्जिन्स को लेकर बहुत समझौता नहीं करती है, इसलिए इस बात के संकेत हैं कि इस टैरिफ के हिट का या इस नुकसान का की भरपाई के लिए एप्पल अपने सभी उत्पादों के दाम बढ़ा सकती है। बाजार में इस बात की चर्चा थी, अमेरिकी बाजार में एप्पल के स्टॉक में भी हमें तेज मूवमेंट दिखाई दिया। तो एप्पल के ग्राहकों के लिए खबर अच्छी नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में ट्रंप के टैरिफ के असर से पूरी दुनिया में एप्पल के फ़ोन्स के दाम बढ़ सकते हैं। जी, चलिए इस बीच आपको बता दें कि पंजाब सरकार की तरफ से
सतलुज यमुना लिंक नहर के लिए अधिग्रहित की गई जमीन को डीनोटिफाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को लताड़ा है। साथ में मनमानी करने के लिए राज्य सरकार की आलोचना भी की गई है। कोर्ट ने पंजाब सरकार को निर्देश दिया कि केंद्र और हरियाणा के साथ बैठ करके अगस्त तक इस समस्या का हल निकाला जाए। सर, अदालत के फैसले का तत्कालिक तौर पर किस तरीके का असर आप देख रहे हैं यहाँ पर? विपुल जी, पुराना विवाद है। तमाम और विवादों खबरों के बीच में ये पंजाब और हरियाणा के बीच तनाव का नया मुद्दा बनता दिख रहा है और इसमें सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद स्थितियां थोड़ी नियंत्रण में आने वाली हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उस फैसले को हमें समझना जरूरी है। पंजाब सरकार ने नहरों की जमीन को डीनोटिफाई कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कानूनी आदेश का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश इस संदर्भ में दिया था उससे गलत फैसला लिया गया है। दूसरा ये कहा है कि पंजाब और हरियाणा मिलकर केंद्र के साथ 2025 तक समाधान खोजें, नहीं तो 13 अगस्त को फिर सुनवाई होगी। पंजाब ने हरियाणा को ज्यादा पानी देने के लिए के फैसले का विरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसे भी खारिज किया है। जिन लोगों को इस प्रकरण के इतिहास की जानकारी नहीं, उनके लिए बता दें कि ये जो SYL नहर थी, इसको रावी और व्यास नदियों के पानी के बंटवारे के लिए बनाया गया था। नहर में पंजाब का हिस्सा करीब 122 किलोमीटर है और हरियाणा का 92 किलोमीटर का हिस्सा है। हरियाणा अपने हिस्से की नहर बना चुका है, पंजाब ने अब तक इसे नहर को नहीं बनाया है। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पंजाब और हरियाणा की राजनीति के बीच अब नए सिरे से टकराव शुरू होने की संभावना है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का रुख कल अपने आदेश में काफ़ी सख्त था। उसने पंजाब पुलिस को लेकर भी आदेश दिए और ये कहा कि पंजाब पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे किसी भी नियम का पालन न करे जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप है और पंजाब सरकार को भाखड़ा बांध के संचालन में या नहरों के संचालन में सीधे हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। जी, इस बीच भारत और यूके के बीच कई वर्षों तक मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत के बाद आखिरकार समझौता फाइनल हो ही गया। इस समझौते के तहत भारत से यूके और यूके से भारत में एक्सपोर्ट आसान हो जाएगा। दोनों देशों की तरफ से मंगलवार शाम को इस समझौते की घोषणा की गई। समझौते का मकसद 2040 तक दोनों देशों के व्यापार को $40 अरब तक पहुंचाना है। सर, अगर इस FTA की बात करें, लंबा समय लगा, आखिर में इन दोनों देशों को इस FTA में मिला क्या है? दोनों देशों का हिसाब समझते हैं और कल ऑपरेशन सिंदूर से ठीक पहले की ये सबसे बड़ी खबर थी और इस खबर का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो फ्री ट्रेड को लेकर और डोनाल्ड ट्रंप की जो गतिविधियां हैं उनकी रोशनी में इसका खासा महत्व है। इसका सिग्निफिकेंस बहुत है क्योंकि भारत और यूके दुनिया के बड़े बाजार हैं और भारत ने यूरोप के किसी देश के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है और इसकी कई परतें हैं जिन्हें हम आज खोलने की कोशिश करेंगे। भारत और यूके FTA की जो मुख्य बातें हमारे लिए जानना जरूरी है। भारत के लगभग 90%, 99% के आसपास निर्यात जो यूके के बाजार में होते हैं वो इस FTA के दायरे में है, यानी यूके के बाजार में जाने में भारत को शुल्क मुक्ति का फायदा होगा। यूके से या ब्रिटेन से विस्की, कार, मेडिकल डिवाइसेस, कॉस्मेटिक्स और टेक्नोलॉजी के इंपोर्ट पर टैरिफ घटा दिया गया है। भारत से टेक्सटाइल, कपड़े, समुद्री उत्पाद, चमड़ा, जेम्स एंड ज्वेलरी के एक्सपोर्ट ड्यूटी फ्री हो जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें भारतीय कामगारों के लिए, प्रोफेशनल्स के जाने के लिए एक बड़ा समझौता हुआ है जिसे दिलचस्प है, जिसे समझना हमारे लिए ज़रूरी है। जी सर, लेकिन अगर सामाजिक सुरक्षा समझौते को अगर देखा जाए तो ये कितना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है FTA में और इसका भारत को किस तरीके से फ़ायदा हो सकता है? ये सबसे महत्वपूर्ण समझौता है और इसका कल जिक्र भी बार बार किया गया। इसको डबल कंट्रीब्यूशन एग्रीमेंट कहते हैं, सोशल सिक्योरिटी ट्रीटी कहते हैं। भारत ने इस तरीके के समझौते दुनिया में कुछ अन्य देशों के साथ भी कर रखे हैं जिनके साथ लोगों का या प्रोफेशनल्स की आवाजाही है। भारत के लिए, भारत की सेवा कंपनियों के लिए, IT कंपनियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। भारत से जो स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं उनकी अब यूके में आवाजाही आसान होगी। प्रोफेशनल्स को दोनों देशों में कंट्रीब्यूशन नहीं करना पड़ेगा। PF जैसे कंट्रीब्यूशन जो करने होते हैं एक ही देश में होगा। 3 साल तक अगर वो काम करते हैं तो कर्मचारी अपने ही देश की प्रणाली में योगदान कर सकते हैं, यानी भारतीय व्यक्ति भारत में रहकर अपने PF के कंट्रीब्यूशन कंटिन्यू कर सकता है। यूके में करीब 60,000 से ज़्यादा भारतीय स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं जिन्हें इसका फायदा होगा और भारतीय फर्मों और कर्मचारियों के लिए इससे करीब 4,000 करोड़ की बचत होगी, जो कि आमतौर पर ऐसे समझौते न होने के कारण होती थी। जैसे पहले यूके में सालाना 500 रुपए का कर्मचारी नेशनल इंश्योरेंस देना पड़ता था, लेकिन अब भारत में अगर उस व्यक्ति को कोई सोशल सिक्योरिटी हासिल है
तो उसे यूके में नहीं लेनी होगी। और इसके बाद यूके का जो लेबर मार्केट है, यूके का जो श्रम बाजार है, वो भारत के लिए काफ़ी सहज हो जाएगा। यूके के जीडीपी में करीब $6.4 बिलियन की बढ़ोतरी संभव है और 2040 तक दोनों देशों का व्यापार 40 अरब पहुंचाने का लक्ष्य है। ये लक्ष्य आमतौर पर व्यापार वार्ताओं में रखे जाते हैं। जी सर, अगर इस एफटीए के भीतर झांकने की कोशिश करें तो वो क्या कुछ निकल करके आ रही है, कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे आप हमारे दर्शकों के लिए? ये बेहद महत्वपूर्ण है। एफटीए की सुर्खियों, भारत और यूके के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तमाम सुर्खियों के भीतर जब आप इसकी शर्तें पढ़ते हैं और चर्चाएं अंदर की खबरें पढ़ते हैं तो आपको एक दूसरी तस्वीर दिखती। और ये अंदर की बात है जो भारत और यूके के एफटीए की हम आपको बताने जा रहे हैं। और महत्वपूर्ण ये जानना, पहली चीज़ तो ये महत्वपूर्ण जानना है कि कई महत्वपूर्ण रियायतें 10 साल में लागू होंगी। यानी अगर हमें लगता है कि इस एफटीए से भारत और यूके के बीच व्यापार में तत्काल कोई बड़ी बढ़ोतरी होगी तो ऐसा होने वाला नहीं है। जैसे ब्रिटिश विस्की पर टैरिफ 175 से 40% तक आने में 10 साल लगेंगे। हालांकि तात्कालिक तौर पर 175 से घटाकर उन्हें 50% कर दिया जाएगा। ब्रिटिश ऑटो एक्सपोर्ट पर भी ड्यूटी में 10 साल लगेंगे। भारत की 85% टैरिफ लाइन्स, इसे ध्यान से सुनिएगा, भारत की 85% टैरिफ लाइन्स को जीरो ड्यूटी का फायदा यूके के बाजार में 10 साल में मिलेगा। हालांकि 99% एक्सपोर्ट्स भारत के इस टैरिफ के एफटीए के दायरे में हैं, लेकिन 85% टैरिफ लाइन से 85% एक्सपोर्ट पर जीरो ड्यूटी का फायदा 10 साल में मिलेगा। यानी तात्कालिक तौर पर इस एफटीए का कोई बड़ा फायदा भारतीय निर्यातकों को या भारतीय निर्यात को नहीं मिलने वाला है और यूके के एक्सपोर्ट को भी इसका फायदा नहीं मिलने वाला है। लेकिन दुनिया में फ्री ट्रेड का माहौल बिगड़ने के बीच दोनों देशों ने मिलकर एक जमीन तैयार कर ली है। लेकिन इसका जो दूसरा पहलू है इस एफटीए का, जिसे मैंने पहले भी कहा, वो बेहद महत्वपूर्ण है। ट्रेड को अगर अलग हटा दिया जाए तो सर्विसेज की दृष्टि से, यूके में लोगों की आवाजाही की दृष्टि से ये समझौता खासा महत्वपूर्ण है। और भारत की मांग भी यही थी कि यूके में भारतीय प्रोफेशनल्स की आवाजाही को सरल किया जाए और उनके लिए जो शर्तें लगाई गई हैं उन्हें ठीक किया जाए। जी, इससे यूके में काम करने वाली जो आईटी स्टाफिंग कंपनियां हैं उन्हें फायदा होगा। जी सर, इस बीच सर अमेरिका के साथ भी हम देख रहे हैं कि बीटीए को लेकर के लगातार बातचीत चल रही है। अगर उस रोशनी में देखने की कोशिश की जाए तब आप इस एफटीए को कैसे देख रहे हैं सर? भारत ने इस एफटीए को करके अमेरिका को 2 तरीके के संकेत दिए हैं कि फ्री ट्रेड बंद नहीं होगा। अटलांटिक के इस तरफ अमेरिका और उस तरफ अमेरिका और इस तरफ यूके है और दोनों देश आमतौर पर फ्री ट्रेड को एक साथ अभी तक लागू करते रहे हैं। लेकिन पहली बार ऐसा है जब अमेरिका ने टैरिफ लगाए हैं और यूके ने अपने जीरो ड्यूटी में भारत को, जो कि एक बड़ा उत्पादक है और बड़ा कारोबारी भागीदार है, उसे अपने बाजार में एक्सेस दी है। दूसरी और महत्वपूर्ण संकेत इस समझौते से जो वाशिंगटन को गया है वो ये है कि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप भारतीय प्रोफेशनल्स को बाहर निकाल रहे हैं, इमिग्रेशन के रूल सख्त कर रहे हैं, उनके अमेरिका में प्रवेश की शर्तें बढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ यूके अपने बाजार में भारतीय स्किल्ड प्रोफेशनल्स को आने की जो शर्तें हैं उनमें सहूलियत दे रहा है, उनमें सुविधा दे रहा है। इसका सीधा फायदा ये होगा कि भारतीय आईटी कंपनियां जिन्हें अब डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां डरा रही हैं, वो अपने कारोबार को समेटने की, सीमित करने की कोशिश कर रही हैं, उनके लिए यूके एक नए बाजार के तौर पर उभर सकता है। यानी जो मूवमेंट हमें अटलांटिक के उस किनारे से दिखाई दिया है वो कंपनियां यूके में आ सकती हैं। और इस दृष्टि से ब्रिटिश का या यूके का ये बेहद नपातुला रणनीतिक मूव था, जिससे यूके ने भी अमेरिका को संकेत भेजने के संकेत दिए हैं कि मुक्त व्यापार के साथ रहने में ही फायदा है। एक और अंतिम बात, चूंकि ब्रेग्जिट के बाद यूके का ग्लोबल कारोबार भी गिर रहा है, आर्थिक विकास दर में भी गिरावट आई है। यूके पहले यूरोपियन यूनियन का सदस्य था, उसे यूरोपियन यूनियन के मुक्त व्यापार नियमों का फायदा होता था, फिर वो बाहर निकल आया। उसके बाद यूके की सरकार किसी बड़े व्यापार समझौते या संधि की तलाश कर रही थी और वो संधि की तलाश भारत के साथ पूरी हुई है और ये बात यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कल कही भी थी। जी, इस बीच भारत और यूके के बीच मुक्त व्यापार समझौते के बाद सरकार का ध्यान अब भारत के साथ यूरोपियन यूनियन के मुक्त व्यापार समझौते पर बढ़ गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत EU FTA अब प्राथमिकता में सबसे ऊपर है। वित्त मंत्री ने उम्मीद जताई कि 2025 के अंत तक भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच मुक्त व्यापार समझौता फाइनल हो जाएगा। सर, भारत यूरोपियन ट्रेड डील पर बात अभी कहाँ तक पहुँचती हुई दिखाई दे रही है?
एक विपुल जी, एक राउंड की मीटिंग 1 मई को हुई थी भारत और ईयू के बीच में व्यापार वार्ताओं पर। जो अगला कैलेंडर हमें मिल रहा है उस हिसाब से शायद इस महीने की 12 या से 16 तारीख के बीच भारत और ईयू के बीच व्यापार वार्ताओं का एक और दौर होगा। ये इस बैठक में यूरोपियन प्रतिनिधि और भारतीय प्रतिनिधि दिल्ली में मिलेंगे और इस पर चर्चा करेंगे जो मौजूदा परिस्थिति है उसके हिसाब से। लेकिन दो महत्वपूर्ण चीजें हैं जो अभी भी फंसी हुई हैं। एक है नॉन टैरिफ बैरियर्स और दूसरा है रेगुलेटरी इश्यूज। भारत और यूरोप के रेगुलेटर्स के बीच में काफ़ी फ़र्क है। यूरोप में डेटा सिक्योरिटी को लेकर नए तरीके के नियम हैं, नॉन टैरिफ बैरियर्स भारत में हैं, और बाजार यूरोपियन यूनियन की कंपनियों को भारत में कैसे मिले ये चीज़ें हैं जिन पर अभी चर्चा जारी है। लेकिन एक दिलचस्प बात देखने वाली यहाँ है विपुल जी कि भारत ने इस दौर में जो एफटीएस हैं उनका थोड़ा स्वरूप बदलने की कोशिश की है। जैसे यूके के एफटीए में विवादित मुद्दों को थोड़ा किनारे खिसका दिया गया है। 26 चैप्टर थे जिसमें 24 चैप्टर पर सहमत हुई। कार्बन बॉर्डर मैकेनिज्म पर सहमति के मामले को थोड़े समय के लिए टाल दिया गया। और दूसरा कि एफटीए लंबे समय के में क्रमशः लागू किए जाने की व्यवस्था की जा रही, जो एक नया स्वरूप है। तो यूके का एफटीए हमारे सामने एक नया मॉडल बनकर आता है जिसमें दोनों देश मुक्त व्यापार को धीमे धीमे खोलने को तैयार हुए हैं। क्या ईयू के साथ भी ऐसा ही होगा? क्या भारत इसी मॉडल पर ईयू के साथ भी बात करेगा? ईयू को, भारतीय कंपनियों को ईयू के बाजार में एक्सेस धीमे धीमे मिलेगी और यूरोपियन कंपनियों को भारतीय बाजार में पहुंच के लिए भी इंतजार करना पड़ेगा? ये हमें देखना होगा। पर ये अगले राउंड की जो वार्ताएं 12 से 16 मई के बीच दिल्ली में होने वाली हैं उस पर सबकी निगाहें हैं। जी, इस बीच भारत और यूके के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद टाटा मोटर्स अपने कमर्शियल व्हीकल डिवीजन को अलग करने जा रही है। कंपनी के अधिकतर शेयर होल्डर्स ने कमर्शियल व्हीकल डिवीजन को अलग करने के पक्ष में वोट किया है। इस खबर के बाद बुधवार को शेयर बाजार में टाटा मोटर्स के शेयरों में जबरदस्त उछाल दर्ज किया गया। सर, डिमर्जर को लेकर के टाटा मोटर्स का पूरा प्लान क्या है और इससे शेयर होल्डर्स को क्या कुछ मिलने वाला है? संयोग था ये कि इंडिया यूके एफटीए के दिन ही टाटा मोटर्स के डिमर्जर का फैसला किया गया इसमें, और ये बड़ा फैसला था। शेयर बाजार में तमाम आशंकाओं के बीच में हमने देखा कि टाटा मोटर्स के शेयर में अच्छी एक्टिविटी दिखाई दी और पहली बार भारत की इतनी बड़ी कंपनी अपने आप को बदलने जा रही है और डिमर्जर का प्लान खासा महत्वपूर्ण है निवेशकों की दृष्टि से। तो इसे हम थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। टाटा मोटर्स के शेयरधारकों ने जिस प्रस्ताव को मंजूरी दी है उस हिसाब से टाटा मोटर्स अब 2 कंपनियों में बदली जाएगी। एक टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड। एक कंपनी जो कमर्शियल वाहन, बस, ट्रक आदि के कारोबार को देखेगी और दूसरी कंपनी जो कि इलेक्ट्रिक वाहन, ईवी और इसके साथ जगुआर लैंड रोवर का जो भागीदारी है, जो जॉइंट वेंचर है उसके वाहनों को भी देखेगी। तो यानी टाटा ने रणनीतिक तौर पर कमर्शियल व्हीकल्स को और पैसेंजर व्हीकल्स को अलग अलग कर दिया है। वैसे भी कंपनी के मौजूदा प्रबंधन में दोनों वर्टिकल्स अलग अलग हैं, दोनों हिस्से अलग अलग हैं, अलग अलग प्रबंधन के तौर पर देखे जाते हैं। दूसरा ये कि टाटा मोटर्स के शेयर धारकों को दोनों नई कंपनियों में एक एक शेयर मिलेगा और इस तरह से टाटा मोटर्स की वैल्यू अनलॉक होना शुरू होगी, जो कि एक अच्छी खबर है निवेशकों के लिए। दोनों कंपनियों में कर्ज का बंटवारा अभी 60-40 का अनुपात है। कर्ज को बांटा जाएगा। टाटा सन्स एक होल्डिंग कंपनी बनाएगा, जो होल्डिंग कंपनी इन दोनों कंपनियों को संभालेगी, यानी 2 टाटा मोटर्स के 2 जो अलग अलग कंपनियां हैं उन्हें संभाला जाएगा। माना जा रहा है विपुल जी कि इसकी एनसीएलटी की मंजूरी के बाद 2025 के मध्य तक या अंतिम तिमाही तक ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। जी सर, लेकिन भारत यूके के समझौते का इस डिमर्जर पर कोई असर होता हुआ देख रहे हैं? किस तरीके का असर हो सकता है? हाँ, ये भी था क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण पहलू था इसका। और जैसा मैंने कहा कि संयोग था कि टाटा मोटर्स का डिमर्जर और इतनी बड़ी कंपनी का डिमर्जर 2 कंपनियों में ठीक उस समय हुआ जबकि यूके और भारत के बीच एफटीए हुआ था। चूंकि जो अभी समझौता हुआ उस हिसाब से एफटीए के तहत यूके से जो इंपोर्टेड व्हीकल हैं भारत में उन पर अब टैरिफ 100% से घटकर 10% हो गया कोटे के तहत। हालांकि ये 10 साल में लागू होगा। इससे जेएलआर की गाड़ियां भारत में सस्ती होंगी। अब टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल एक अलग कंपनी है जो केवल यात्री कारों को देखेगी और इस दृष्टि से अब लग्जरी कार बाजार में टाटा मोटर्स अपनी गतिविधियों को और प्रभावी ढंग से संचालित कर सकता है और जेएलआर के साथ और बेहतर तालमेल बना सकता है, क्योंकि जेएलआर के वाहनों को, जेएलआर के महंगे वाहन हैं, लग्जरी वाहन हैं, उन्हें भारतीय बाजार में लाना मुश्किल था।
महंग, क्योंकि 100% ड्यूटी लगती थी। अब इसके बाद टाटा मोटर्स का पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट लग्जरी कारों के बाजार में JLR की वाहनों को भारतीय बाजार में आक्रामक रूप से लॉन्च कर सकता है। तो ये आज की तमाम शोर शराबे के बीच ये अच्छी खबर थी टाटा मोटर्स में डिमर्जर की। और बाजार में आज विपुल जी स्टॉक्स में भी हमें करीब 4% 5% का मूवमेंट दिखाई दिया शायद। जी बिल्कुल शानदार मूव देखने को मिला सर। एक समय 5% से ज़्यादा की तेजी जो है हम देख रहे थे टाटा मोटर्स के शेयर में। बाद में बाजार की गिरावट पे हमने थोड़ा सा नीचे आते हुए देखा, लेकिन फिर भी 3.5% के आसपास की मजबूती यहाँ पर बनी हुई थी। सर टैरिफ को लेकर के इस बीच जो है टैरिफ को लेकर के चीन और अमेरिका के बीच टकराव घटने की उम्मीद अब बढ़ने लगी है। इस बीच हफ्ते के अंत में दोनों देशों के बीच टैरिफ पर जिनेवा में बैठक होगी। बैठक में अमेरिका की तरफ से उनके ट्रेजरी सेक्रेटरी और चीन की तरफ से वहाँ के उप प्रधानमंत्री बात करेंगे। सर बातचीत को लेकर के अब आगे क्या कुछ संभावनाएं आपको दिखाई दे रही हैं और डील होने की कितनी उम्मीद है यहाँ पर? दुनिया के लिए सबसे राहत की खबर ये थी, दुनिया के लिए सबसे चिंता की खबर थी भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव और टकराव। और कल 24 घंटे में सबसे राहत की खबर ये थी कि अमेरिका और चीन अंततः बातचीत करने पर राजी हो गए हैं और बातचीत का प्लान लगभग तय हो गया है। 9 से 12 मई के बीच में पहली बार इस ट्रेड वार के बाद उच्च स्तरीय वार्ता होने वाली है। स्कॉट बेसेंट चीन के उप प्रधानमंत्री हे लिफेंग से स्विट्जरलैंड में मिलने वाले हैं। ये मुलाकात स्विट्जरलैंड में होगी और इस मुलाकात का इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था। हालांकि दोनों देशों ने अभी भी ट्रेड वार को लेकर, ड्यूटीज को लेकर अपने रुख में कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन तात्कालिक तौर पर यह तनाव कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के तेवर भी नरम पड़े हैं। हम बताते रहे कि अमेरिकी बाजार में चीनी सामानों की आपूर्ति घटने से महंगाई बढ़ी है और चीन की अर्थव्यवस्था में भी गहरी संकट की स्थिति है, डिफ्लेशन की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। और इसीलिए बेसेंट ने कहा है कि तनाव कम करना जरूरी है। चीन ने कहा है कि एक तरफा टैरिफ जो अमेरिका ने लगाए है उसके नुकसान की जिम्मेदारी उसे उठानी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इसके बाद हमें खासतौर से एशिया और अमेरिका के बाजारों में इससे हमें तेजी दिखाई दी। जी, और अब रुख करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर का। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई को लेकर के जो संभावनाएं जताई जा रही थी वो आखिरकार पूरी हो गई। देर रात भारत ने पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक की। भारत की तरफ से कहा गया कि स्ट्राइक में न तो पाकिस्तान के नागरिकों को निशाना बनाया गया और न ही वहां के सैन्य ठिकानों को, सिर्फ आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की गई। सर इस घटनाक्रम को लेकर के अभी लेटेस्ट अपडेट आपके पास क्या निकल के आ रही है? विपुल जी, ऑपरेशन सिंदूर को एक्टिव हुए या पहला एक्शन हुए 25 मिनट का जो एक्शन रात में 2 बजे के आसपास हुआ उसे अब कुछ घंटे बीत चुके हैं और अब तनाव का पारा घटने के बजाय बढ़ता दिख रहा है। जो ताजे अपडेट आपके सामने हैं वो ये है कि भारत के 16 एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया गया है। देश की 2 बड़ी एयरलाइंस ने 10 मई तक अपनी उड़ानें रोक दी हैं और भारत के बॉर्डर्स के स्टेट्स के साथ गृह मंत्रालय बैठक कर रहा है। चूंकि भारत की तरफ से स्ट्राइक की गई है और उस स्ट्राइक के बदले पाकिस्तान की तरफ से रिटेलिएशन भी हुआ है, ऐसा रिपोर्ट है, उससे निपटने की तैयारियां चल रही हैं और इसलिए भी हमने देखा कि शेयर बाजार एज पर है। तो और आज मॉक ड्रिल का दिन भी है। इसके अलावा भारत ने पूरे बॉर्डर के एरिया में, पश्चिमी एरिया में ज़बरदस्त सतर्कता कायम करके रखी हुई है। तो एयरपोर्ट्स का बंद होना, फ्लाइट्स को रोका जाना बढ़ते हुए तनाव और भारत की तरफ से सतर्कता और बढ़ाए जाने का संकेत है, जो कि ऐसा लगता है कि ये टकराव भी थोड़ा लंबा खींचेगा। जी, बात अगर आपने शेयर बाजार की थोड़ा सा जिक्र किया तो सर शेयर बाजार को लेकर के अब किस तरीके से शेयर बाजार इसको देख रहा है? क्योंकि शुरू में थोड़ी नर्वसनेस थी, फिर रिकवरी, फिर नीचे ऊपर के दौर में, लेकिन आखिरकार हम पॉजिटिव नोट में बंद होते हुए बंद होने में कामयाब रहे। उसके अलावा अगर हम एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखें वो भी बुल्स के पक्ष में रहा। 1772 शेयर बढ़ के बंद हुए, 1049 शेयरों में गिरावट देखने को मिली। रेंज में कारोबार रहा, लेकिन आगे की दिशा कैसे देख रहे हैं आप और बाजार कैसे देख रहा है इस कार्रवाई को? हाँ, बाजार दोनों ही बाजार लगभग ग्रीन में बंद हुए। करीब 30 पॉइंट निफ्टी और 100 पॉइंट के आसपास सेंसेक्स ऊपर बंद हुआ, पर बहुत ही फ्लैट था। जब भी कोई जियोपॉलिटिकल सिचुएशन आती है, युद्ध की परिस्थिति बनती है विपुल जी, तो बाजार संयम और जोखिम का अनुमान लगाने की कोशिश करता है, खासतौर से भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में, कि संयम की सीमा क्या है और जोखिम की सीमा क्या है। और वो अनुमान लगाना इतना आसान नहीं होता जो परिस्थितियां इस समय बन रही हैं।
पहले हम संयम की दृष्टि से देखें। भारत ने अपनी तरफ से स्ट्राइक करने के साथ दो बातों को महत्वपूर्ण ढंग से रेखांकित किया जो बाजार के लिए समझने जैसी थी। पहली चीज तो ये कि ये स्ट्राइक पाकिस्तान के टेरर मॉड्यूल्स पर थी, पाकिस्तान पर नहीं थी। पाकिस्तान के टेरर मॉड्यूल सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है। पाकिस्तान टेरर फंडिंग के कारण और बाकी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी टेरर फंडिंग के कारण निशाने पर रहा और सबको पता है कि पाकिस्तान में टेरर मॉड्यूल्स हैं। दूसरी चीज ये कि भारत ने कहा कि उसने व्यवस्था और नियमों के मुताबिक किसी तरीके की सैन्य प्रतिष्ठान को या मिलिट्री ठिकानों को निशाना नहीं बनाया। तीसरी बात है कि भारत ने सीमा पार नहीं किया, एलओसी के इस तरफ से हमले किए और जो हमले बावलपुर में किए गए वो भी बगैर सीमा पार किए हुए किए गए। तो इसलिए अगर बाजार जब शुरुआत में गिरा और उसके बाद जब उसने ये स्टेटमेंट देखा, तुरंत ही स्टेटमेंट आ गया था रात में 2:25 2:30 के आसपास सरकार की तरफ से, रक्षा मंत्रालय की तरफ से स्टेटमेंट आ गया था। उसे एक संयमित कार्यवाही के तौर पर बाजार ने देखा कि और भारत की तरफ से उसे डी एस्केलेशन करने की और एस्केलेशन ना होने की संभावना बताया गया। लेकिन दोपहर तक होते होते अब जोखिम की गणना शुरू हो गई है और अब जब बाजार बंद हो रहा है तो जो गतिविधियां हमें पश्चिमी सीमा पर दिख रही हैं, जो संकेत हमारे पास आ रहे हैं, वो दरअसल तनाव बढ़ने के और एस्केलेशन बढ़ने के हैं। और इसलिए एयरपोर्ट्स बंद किया जाना, फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया जाना, ये सारी परिस्थितियां बनती दिखाई दे रही हैं। चूँकि इसमें बहुत सारी रणनीतिक जानकारियाँ हैं, जो सूचनाएँ बाद में उपलब्ध होती हैं। लेकिन भारत की तरफ से संयम की बात भी कही गई पर तैयारियों में कोई कमजोरी न रखने की बात कही गई और इसलिए बाजार बिल्कुल एज पर है। परिस्थितियां थोड़ी ज़्यादा तनावपूर्ण दिख रही हैं। जी, तनावपूर्ण होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन सर, इस तनाव को लेकर के अभी तक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया किस तरीके से देखने को मिल रही है, ये भी आपसे समझना चाहेंगे। भारत को लेकर के, पाकिस्तान को लेकर के समर्थन किस तरीके से आ रहा है, किसके पक्ष में किस तरह की बातें निकल के आ रही हैं? देखिए, ऐसी स्थिति में अगर आप भारत और पाकिस्तान के तनाव को लंबे समय से कवर कर रहे हैं, 70-75 साल से आप देख रहे हैं, तो बड़े स्टैंडर्ड से बहुत सैद्धांतिक किस्म की प्रतिक्रियाएं आती। अमेरिका ने कहा कि शांति होनी चाहिए, भारत ने इस कार्रवाई के बाद मार्को रूबियो से बात की, संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा कि संयम हो, परमाणु टकराव नहीं होना चाहिए, इजराइल ने भारत का समर्थन किया जो स्वाभाविक रूप से वो करता रहता है, जापान ने निंदा की और संयम की बातचीत की। तो पूरे दुनिया के देश संयम की बात कर रहे हैं। तो संयम वाले स्वर ज़्यादा हैं। भारत की कार्रवाई के बाद संयम बरतने की बात भारत से भी कही जा रही है और पाकिस्तान से भी कही जा रही है। लेकिन स्पष्ट रूप से दुनिया के किसी देश ने अभी इसमें सीधी किसी दखल या बातचीत में शामिल होने की बात नहीं कही। चीन की प्रतिक्रिया भी थोड़ी नपी तुली थी। हालांकि 2 दिन पहले चीन ने अमेरिका ने पाकिस्तान के समर्थन की बात कही थी, पर आज चीन की प्रतिक्रिया भी नपी तुली आई। तो दुनिया के बाकी देश दोनों देशों की गतिविधियों को बहुत करीब से समझने की और देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या होगा। पाकिस्तान ने ये कहा है, पाकिस्तान की तरफ से अलग अलग तरीके के बयान आ रहे हैं। एक तो युद्ध में बहुत सारी सूचनाएं ऐसी होती हैं जिनका भरोसा, जिनकी विश्वसनीयता बाद में शामिल होती। पाकिस्तान ने ये तो कहा कि संप्रभुता का उल्लंघन है और जवाबी कार्रवाई की धमकी दी, लेकिन यह भी खबर आई कि पाकिस्तान ने कहा कि भारत अगर अब इसके आगे कोई कार्रवाई नहीं करता है तो वो आगे इसका कोई जवाब नहीं देगा। लेकिन फिर भी भारतीय पक्ष पूरी तैयारी में भी है और सीमा पर गतिविधियां काफ़ी तनावपूर्ण भी हैं, तेज भी हैं, शेलिंग भी है और फायरिंग भी है। तो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य भी, अंतर्राष्ट्रीय प्रेक्षक भी इस पर करीब से निगाह रखे हुए हैं। लेकिन सर, अब यहाँ से चीज़ों को एस्केलेट होने का रिस्क कितना ज़्यादा बढ़ता दिखाई दे रहा है? क्योंकि जैसा आप कह रहे हैं कि दोनों तरह की प्रतिक्रियाएँ आई हैं। एक तरफ पाकिस्तान की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि नहीं, माकूल समय देख करके हम इसका जवाब देंगे, और कल से लगातार प्रतिक्रिया, मतलब रात से लगातार प्रतिक्रियाओं को हम पढ़ रहे हैं। यहाँ से क्या चीज़ें एस्केलेट होंगी या फिर इंटरनेशनल प्रेशर के चलते चीज़ें आसानी से डीस्केलेट होंगी? कैसे पढ़ पा रहे हैं आप इसको? अभी कोई सीधा इंटरनेशनल प्रेशर आया नहीं है विपुल जी, किसी भी पक्ष के ऊपर, ना भारत के ऊपर ना पाकिस्तान के ऊपर। एस्केलेशन के खतरे हैं और इसे इनकार नहीं किया जाना चाहिए। वास्तविक रूप से एस्केलेशन के खतरे हैं, क्योंकि जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव की पुरानी परिस्थितियां रही हैं उसमें एस्केलेशंस भले ही बहुत बड़ा नहीं हो पर लंबा खिंचता है और लंबा चलता है। तो जो शेयर बाजार के निवेशकों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि अगले 2-3 दिन खासे महत्वपूर्ण है। इन 2-3 दिनों में जो गतिविधियां होंगी उससे हमें दिखाई देगा कि ये तनाव और टकराव, कन्फ्लिक्ट किस इंटेंसिटी तक जाता है और कितना लंबा चल सकता है। और हमें पुरानी
पुराने संदर्भ याद हैं जब भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर तनाव और गोलीबारी लंबे समय तक चलती रही थी। तो लगता है ऐसा है कि परिस्थितियां थोड़ा इसे लंबा खींच सकती हैं, लेकिन अभी फिलहाल तात्कालिक परिस्थितियों में बाजार एज पर है और बाजार को हर उस घटना को करीब से समझने की कोशिश करना चाहिए जो आने वाले समय में आकार ले रही है। भारतीय सेना की तरफ से तैयारियां काफ़ी अग्रिम स्तर तक की हैं, क्योंकि अगर किसी तरीके का एस्केलेशन उधर से आता है तो फिर भारत की तरफ से उसके जवाब की तैयारी भी की जाएगी। तो हमें भी और आपको भी एज पर हैं हम सारे लोग। कोई बड़ा घटनाक्रम होता है तो हम बोनस की टीम दर्शकों के साथ रहेगी और उसे बताएगी कि आगे कौन कौन सी गतिविधियां हो रही हैं और उनका क्या असर होने वाला है। निश्चित रूप से बोनस की निगाहें लगातार बनी हुई हैं और आपकी निगाहें बोनस पर होनी चाहिए। चलते चलते सर, बाज़ार को लेकर के या फिर युद्ध को लेकर के जो अभी स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं, आज सुबह से मैसेजेस जो है लगातार जो हम लाइव शोज़ कर रहे थे लोगों के आ रहे थे, बहुत लोग थोड़ा सा डरे भी हुए हैं। उन सब के लिए चलते चलते कोई आखिरी कमेंट आपका, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, जियोपॉलिटिकल तनाव और युद्ध जैसी परिस्थितियां चिंता और खतरे की का संकेत तो होती हैं। निवेशकों के से अलावा स्वाभाविक रूप से सामान्य लोगों के लिए भी होती हैं, और जिस तरीके की हमने विशद तैयारियां देखी हैं, मॉक ड्रिल जैसी तैयारियां देखी हैं, उससे थोड़ा खतरे की आशंकाएं और ज़्यादा बढ़ती हैं। लेकिन हमें उम्मीद करनी चाहिए कि पाकिस्तान को ये संदेश समझ में आएगा, एस्केलेशन नहीं होगा, और भारतीय पक्ष जिस संयम के साथ इस कार्रवाई को कर रहा और जो आज कहा गया है वो संयम आने वाले समय में बना रहेगा। हमें उम्मीद है कि कुछ थोड़े समय में ये परिस्थिति डिस्केलेट होनी चाहिए, लेकिन फिलहाल अभी हम जो हमें जो सूचना मिल रही है सीमा से या बाकी संदर्भों से, उस हिसाब से तनाव का पारा काफ़ी ऊंचा है। तो इसमें थोड़ा निवेशकों को सतर्क रहकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। चलिए, थोड़ा सतर्क रह करके आगे बढ़ने की आवश्यकता है और लगातार अपडेट्स के लिए तो हम यहाँ पर मौजूद हैं। द बोनस आपके साथ ही है। अंशुमान सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम खबरों का विश्लेषण करने के लिए। धन्यवाद। तो आज के इस कार्यक्रम को यहाँ पर हम समाप्त कर रहे हैं। जैसे जैसे कोई अपडेट होगी आपको सबसे पहले बोनस पॉइंट पे और बोनस के कार्यक्रमों के अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से आपको जानकारी तो मिल जाएगी, विश्लेषण आपको बोनस पॉइंट पे मिलेगा। इसके अलावा आपको हमारी जो वेबसाइट है वहाँ पर जाकर के आप तमाम खबरों का डिटेल एनालिसिस, चाहे वो बाज़ार को लेकर के हो, युद्ध को लेकर के हो, युद्ध का इम्पैक्ट को लेकर के हो, आपको यहाँ पर लगातार जानकारी मिलती रहेगी। बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।